स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। अच्छा, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर फार्मर्स एंड पीजेंट्स। इस चैप्टर में अभी तक हम इंग्लैंड की स्टोरी और यूएसए की स्टोरी पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड के पीजेंट्स और इंग्लैंड के फार्मर्स और यूएसए के पीजेंट्स और यूएसए के फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे कैसे उन्होंने इस चीज़ का सामना किया। अब हम बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के फार्मर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या इंडिया के फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर्स एंड द ओपियम प्रोडक्शन। देखो, मैंने पिछले वीडियो में इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इसके लिए अलग दूसरा वीडियो बनाना ज़्यादा बेटर था। तो जो फार्मर्स थे ओपियम प्रोडक्शन के, जो इंडिया के फार्मर थे, उनको कैसे ओपियम प्रोडक्शन के लिए मनाया गया। यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओपियम जो है, ओपियम को अफीम जो है, अफीम को ओपियम कहा जाता है और ये एक नशीला पदार्थ होता है जिसको उगाने से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। कम क्या, ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो इंडियन फार्मर्स थे वो इसको उगाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको उगाने के लिए मजबूर किया था। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। ऑन द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम पे द रूरल लैंडस्केप वॉज रेडिकली ट्रांसफॉर्म। जो रूरल लैंडस्केप था यानी गांव में रहने वाला जो लैंडस्केप था वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। एज कल्टिवेशन एक्सपेंडेड, जैसे कि कल्टिवेशन बढ़ रहा था, द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पास्चर डिक्लाइन। जो एरिया था, जैसे कल्टिवेशन बढ़ रहा था तो कल्टिवेशन बढ़ने की वजह से जो जंगल थे, जो पैस्चर्स थे यानी कि जो जानवर वगैरह चरते थे, वो लैंड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। इन द कॉलोनियल पीरियड में रूरल इंडिया ऑल्सो केम टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ क्रॉप फॉर द वर्ल्ड मार्केट। जो रूरल इंडिया था यानी कि गांव में रहने वाले लोग जो थे वो एक बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते थे ऐसी चीज़ों का जिसकी वर्ल्ड मार्केट में डिमांड थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इंडिगो एंड ओपियम वर टू ऑफ द मेजर कॉमर्शियल क्रॉप। इंडिगो और ओपियम ये दोनों ऐसी एक क्रॉप थी, कॉमर्शियल क्रॉप थी। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी के एंड तक पीजेंट्स वर प्रोड्यूसिंग शुगर केन। सेंचुरी के एंड तक पीजेंट्स जो थे वो क्या करते थे, शुगर केन उगाते थे, कॉटन उगाते थे, जूट उगाते थे, वीट उगाते थे और बहुत सारी सेवरल अदर क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स थी जिनको वो उगाते थे और उनको एक्सपोर्ट करते थे। हाउ डिड इंडियन कल्टिवेटर रिस्पॉन्ड टू देयर एंट्री इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड। अब कैसे इंटरनेशनल कॉमर्स और ट्रेड में जो इंडियन कल्टिवेटर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। सबसे पहले देखो, अ टेस्ट फॉर टी, द ट्रेड विद चाइना, ठीक है। इन द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी के लास्ट तक द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बाइंग टी एंड सिल्क फ्रॉम चाइना। जो इंग्लैंड था वो चाइना से टी और सिल्क को खरीदता था फॉर सेल इन इंग्लैंड में बेचने के लिए, ठीक है। इंग्लैंड में टी और जो सिल्क था ये वो कहाँ से खरीदता था, चाइना से खरीदता था इंग्लैंड में बेचने के लिए। एज टी बिकम अ पॉपुलर इंग्लिश ड्रिंक, क्योंकि टी जो थी वो एक पॉपुलर इंग्लिश ड्रिंक थी। द टी ट्रेड बिकम अ पॉपुलर इंग्लिश ड्रिंक, द टी ट्रेड बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। इस वजह से टी ट्रेड जो था वो इंग्लैंड के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इनफैक्ट द प्रॉफिट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू डिपेंड ऑन द टी ट्रेड। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट था वो पूरी तरह से इसी टी ट्रेड पे डिपेंड था। इंग्लैंड एट द टाइम प्रोड्यूस नथिंग दैट कुड बी इजली सोल्ड इन चाइना। अब इंग्लैंड जो था, ऐसा टाइम आ गया कि इंग्लैंड के पास चाइना से कुछ खरीदना आसान नहीं था। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हाउ कुड वेस्टर्न मर्चेंट्स फाइनेंस द टी ट्रेड। अब जो वेस्टर्न मर्चेंट्स थे, वेस्टर्न व्यापारी थे, वो कैसे टी ट्रेड को फाइनेंस कर सकते थे। दे कुड बाय टी ओनली बाय पेइंग इन सिल्वर कॉइन्स ऑन बुलन। वो जो थे वो टी को खरीदने के लिए अब सिल्वर कॉइन और बुलियन का ही यूज़ करते थे। ये जो थी ये एक करेंसी होती थी उस समय की। दिस मीन्ट एन आउटफ्लो ऑफ टीजर्स फ्रॉम इंग्लैंड, अ प्रोस्पेक्ट दैट क्रिएट वाइड स्प्रेड एन एक्सचेंज। मर्चेंट सर्च फॉर अ कॉमोडिटी दे कुड सेल इन चाइना, समथिंग दे कुड परस्यूट द चाइनीज टू
बाय। अब क्या हुआ था, देखो ऐसा क्यों हुआ था कि चाइना ने जो है एक मोनोपोलो लगा दिया था, जिससे कि जो चाइना से कोई सामान अगर खरीदेगा तो उसके बदले में या तो वो सामान देगा या फिर ये सिल्वर कॉइन और बुलियन ही देगा, ऐसा उसने मोनोपोलो एक लगा दिया था। ओपियम वॉज सच अ कमोडिटी, ओपियम जो थी, अब जो मर्चेंट्स थे उनके पास प्रॉब्लम क्या है कि वो कहाँ से ऐसी चीज़ जो थी जो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा फेमस थी वो कहाँ से उगाएं और कहाँ से उसका प्रोडक्शन करें। तो ओपियम जो था वो ऐसी ही एक कमोडिटी थी, ऐसी ही एक ज़रूरी चीज़ थी। द चाइनीज़ वर अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ओपियम एडिक्शन, जो चाइनीज़ थे उनको पता था कि ओपियम एडिक्शन जो है, ओपियम का नशा जो है वो उसके क्या 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 खतरे हो सकते हैं, वो इससे अवेयर थे। एंड द एम्परर हैज फॉरबिडन इट्स प्रोडक्शन एंड सेल एक्सेप्ट फॉर मैकेनिकल पर्पस, और जो राजा था वहाँ का वो इसको सिर्फ मैकेनिकल पर्पस के लिए ही इसको प्रोडक्शन करता था और उसी के लिए इसको वो बेचता था। बट वेस्टर्न मर्चेंट, लेकिन जो वेस्टर्न मर्चेंट थे इन द मिड 18th सेंचुरी बिगेन एंड इलीगल ट्रेड इन ओपियम, उन्होंने क्या किया था, ओपियम का इलीगल ट्रेड करना शुरू कर दिया था। क्यों किया था? वाइल द इंग्लिश कल्टिवेटर अ टेस्ट फॉर चाइनीज़ टी, क्योंकि इंग्लिश कल्टिवेटर्स जो थे उनको चाइनीज़ टी का टेस्ट पता था, यानी कि वो चाइनीज़ टी को सपोर्ट करते थे या उनकी डिमांड थी। द चाइनीज़ बिकम एडिक्टेड टू ओपियम, और इसी की वजह से चाइनीज़ जो थे वो एडिक्ट हो गए थे ओपियम के। पीपल ऑफ ऑल क्लासेस टुक टू ड्रग, सभी क्लास मतलब कि सभी लोग जो थे, चाइनीज़ लोग जो थे वो इसके चाइनीज़ के सभी क्लास के लोग जो थे वो इसके एडिक्ट हो गए थे। शॉपकीपर्स एंड पैडलर्स, ऑफिशियल्स एंड आर्मी मैन, एरिस्टोक्रेट एंड पॉपर्स, ये सारे जो थे ये सारे ओपियम के एडिक्ट हो गए थे, ओपियम के आदी हो गए थे। एज चाइना बिकम अ कंट्री ऑफ ओपियम एडिक्ट, ब्रिटिश ट्रेड इन टी फ्लरिश, जैसे जैसे चाइना में ओपियम का एडिक्शन बढ़ता गया, ओपियम का यूज़ बढ़ता गया, ऐसे ऐसे ब्रिटिश ट्रेड जो था वो धीरे धीरे फ्लरिश होता गया, कम होता गया। अब देखो क्या हुआ, वेयर डिड ओपियम कम फ्रॉम, अब क्या हुआ, अब चाइना में ओपियम उगा तो रहे थे लेकिन वो उस ओपियम का खुद ही यूज़ कर रहे थे, खुद ही उसको कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि चाइना जो है वो पूरी तरह से ओपियम एडिक्ट हो गया था। चाइना का हर वर्ग जो है वो ओपियम एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गया था। इसके कारण जो था इसके कारण जो है वो चाइना जो है वो बाहर उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अब ये ओपियम आएगा कहाँ से, देखो, when the British conquered Bengal, they made a determined effort to produce opium in land under their control. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा बंगाल पे आया या बंगाल के अंडर में जब थे, तो इन्होंने ऐसा एफर्ट किया कि ओपियम जो है वो अपने जिस एरिया पे उनका कंट्रोल है उस एरिया के लोग उस एरिया में ओपियम का प्रोडक्शन जो है वो शुरू करें। बाय 1767, ठीक है, 1767 में नो मोर देन 500 चेस्ट वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना, चाइना से मतलब इंडिया से सिर्फ मतलब 500 चेस्ट से ज़्यादा जो है वो इसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। 100 ईयर लेटर, 100 साल के बाद 1870 में द गवर्नमेंट वॉज एक्सपोर्टेड अबाउट 50,000 चेस्ट एनुअली। देखो 100 साल पहले जो था वो सिर्फ 5,000 चेस्ट एक मेजरमेंट होता है, तो 500 चेस्ट जो है वो ओपियम का प्रोडक्शन 500 से ज़्यादा नहीं कर पाता था। कौन? इंग्लैंड जो था यहाँ से एक्सपोर्ट ओपियम का, लेकिन करीब 100 सालों के बाद इसने इसको जो है 50,000 चेस्ट तक बढ़ा दिया था। कल्टिवेटर्स वॉज अनविलिंग टू टर्न देयर फील्ड टू पॉपी, कल्टिवेटर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी ज़मीन पे इसको उगाएं। द क्रॉप हैड टू बी ग्रोन ऑन द बेस्ट लैंड, क्यों? क्योंकि ये क्रॉप जो थी, ये ओपियम जो था ये बेस्ट लैंड में उगाया जाता था, जो लैंड सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी उसकी ज़्यादा होती थी उस लैंड में इसको उगाया जाता था। ऑन फील्ड दैट ले नियर विलेज एंड वर वेल मैन्योर्ड, गाँव के पास होती थी खेती और गाँव के पास की ज़मीन में होती थी और उसको पूरी बहुत अच्छी तरह से मैन्योर्ड यानी कि खाद वाद इसमें डाला जाता था। इफ़ दे प्लांटेड ओपियम देन पल्सेस कुड नॉट बी ग्रोन देयर, और अगर वो इस ज़मीन पे या इस खेत पे ओपियम उगाते थे तो क्या होता था, यहाँ पे इस खेती में फिर वो पल्सेस नहीं उगा सकते थे।
मैनी कल्टिवेटर्स ओन नो लैंड, और बहुत सारे कल्टिवेटर्स ऐसे थे जिनकी अपनी ज़मीन भी नहीं थी। टू कल्टिवेट दे हैड टू पे रेंट एंड लीज लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड, और अगर वो ऐसे इसको ओपियम को उगाते हैं तो उनको लैंड जो है वो या तो खरीदनी पड़ती थी या फिर रेंट या लीज पे लेनी पड़ती थी। एंड द रेंट चार्ज ऑन गुड लैंड नियर विलेज वॉज वेरी हाई, और जो अच्छी ज़मीन का जो चार्ज था वो बहुत ज़्यादा था। The cultivators of opium was a very difficult प्रोसेस, जो कल्टीवेशन था इसका ओपियम का ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी था। द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट पेड टू द कल्टीवेटर फॉर द ओपियम दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो, और जो प्राइस गवर्नमेंट इनको देती थी कल्टीवेटर्स को वो बहुत ही ज़्यादा कम था। मतलब मिला जुला के हम कह सकते हैं कि ओपियम के प्रोडक्शन में एफर्ट्स ज़्यादा लगते थे, मेहनत ज़्यादा लगती थी, और इसमें खेती मतलब एफर्ट्स लागत ज़्यादा होती थी, और इनकम जो थी वो गवर्नमेंट बहुत कम देती थी। हाउएवर अनविलिंग कल्टिवेटर्स मेड टू प्रोड्यूस चाइना, अब कल्टिवेटर्स जो थे वो तो इच्छुक नहीं थे इसको लगाने के, वो तो मना कर रहे थे, लेकिन वो कैसे मान गए। इन द रूरल एरिया ऑफ बंगाल, बंगाल के रूरल एरिया के और बिहार और बंगाल के जो गांव में रहने वाले लोग थे, दे वर लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट, कौन थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। फ्रॉम द 1780s की बात है, सच पीजेंट फाउंड देयर विलेज हेडमैन गिविंग दैम मनी एडवांस टू प्रोड्यूस ओपियम। अब क्या होता था 1780s में, ऐसे किसानों को, ऐसे लोगों को जो गांव का हेडमैन होता था वो पैसे दे देता था एडवांस में ओपियम को उगाने के लिए, ओपियम के प्रोडक्शन के लिए उनको क्या करता था, शुरू में ही एडवांस दे देता था। बाय गिविंग द लोन दे कल्टिवेट वॉज फोर्स्ड to grow opium on the specific area of land and hand over the produce to the agent once the crop had been harvested। अब जब इन्होंने लोन ले लिया इन हेडमैनों से तो क्या होता था, इनको अब ओपियम ही उगाना पड़ता था, और ओपियम उगाने के बाद में उसको फिर सरकार को या इन्हीं हेडमैन्स को या एजेंट्स जो होते थे उनको ही बेचना होता था। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द लो प्राइस ऑफर फॉर द प्रोड्यूस, और फार्मर्स जो थे उनको उन्हीं प्राइजेस पे ये ओपियम बेचना पड़ता था जो प्राइस उनको सरकार देती थी, यानी कि बहुत कम प्राइस। द प्राइस गिवन टू द पीजेंट्स वर सो लो दैट बाय द अर्ली 18th सेंचुरी तक जो ये प्राइस था वो बहुत ज़्यादा कम था। एंग्री पीजेंट बिगम एजिटेशन टू हायर प्राइजेस एंड रिफ्यूज द टेक एडवांस। अब जो गुस्से वाले लोग थे, गुस्से वाले पीजेंट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एडवांस लेने से अब मना कर दिया, या उन्होंने हायर प्राइजेस मांगे कि भाई इसके प्राइस ज़्यादा दो या फिर हम एडवांस आपसे नहीं लेंगे। दे प्रोड्यूस शुगर केन एंड पोटैटो इंस्टेड, इसकी जगह वो क्या कर सकते थे, शुगर और पोटैटो भी लगा सकते थे। मैनी कल्टिवेटर्स सोल्ड ऑफ देयर क्रॉप टू ट्रैवलिंग ट्रेडर्स हु ऑफर्ड हायर प्राइजेस, और बहुत सारे कल्टिवेटर्स ऐसे थे जो कि ऐसे मतलब देयर क्रॉप्स टू ट्रैवलिंग ट्रेडर्स, मतलब ऐसे ट्रेडर्स को देते थे जो कि उनको ज़्यादा पैसे देते थे। अब देखो ओपियम तो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट खरीदती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे प्राइस देती थी, कम देती थी। अब इसकी जगह अगर वो शुगर केन और पोटैटो लगाते हैं या दूसरी चीज़ लगाते हैं तो ऐसी चीज़ों के लिए उनके पास मार्केट भी काफ़ी था, और वो ऐसे लोगों को ये फसलें बेचते थे जो कि उनको पैसे भी अच्छे पैसे देते थे। By 1773, the British government in Bengal had established a monopoly to trade in opium. ओपियम के ट्रेड के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बंगाल में एक मोनोपोलो बनाया 1773 में। बाय द 1820 द ब्रिटिश फाउंड टू देयर ऑनर दैट ओपियम प्रोडक्शन इन देयर टेरिटरी वॉज रैपिडली डिक्लाइन। अब 1820 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आतंक की वजह से, यानी पैसे कम देते थे तो इन पैसे की वजह से या इनके आतंक की वजह से जो इनकी टेरिटरी थी उसमें ओपियम का प्रोडक्शन जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बट द प्रोडक्शन आउटसाइड द ब्रिटिशर्स टेरिटरी वॉज इंक्रीज, लेकिन जो ब्रिटिशर्स टेरिटरी में जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी उसमें तो प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी के बाहर थी
टेरिटरी थी वहाँ पे इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। लोकल ट्रेडर्स वर ऑफरिंग मच हायर प्राइजेस टू पीजेंट्स एंड एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। अब जो लोकल ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादा पैसे देते थे किसानों को और वो ओपियम को जो था वो कहाँ भेज देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना के लोग जो थे वो उसके एडिक्ट हो गए थे। इनफैक्ट आर्म बैंड्स ऑफ ट्रेडर्स वर फाउंड कैरिंग ऑन द ट्रेड इन 1820 तक जो आर्म ट्रेडर्स थे वो भी इसमें ट्रेडिंग करना उन्होंने भी शुरू कर दिया था। टू द ब्रिटिश दिस ट्रेड वॉज इलीगल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस ट्रेड को इलीगल घोषित कर दिया। इट वॉज स्मगलिंग एंड इट हैड टू बी स्टॉप। उन्होंने इसको स्मगलिंग का रूप दे दिया और इसको बंद कर दिया। गवर्नमेंट मोनोपोलो हैड टू रिटेन It therefore instructed its agent posted in the princely state of confiscate all opium and destroy the crop। और अगर कोई एजेंट इसके साथ पकड़ा जाता था तो उसके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, यानी कि जला या बर्बाद कर दिया जाता था। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीजेंट्स एंड लोकल ट्रेडर्स कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ओपियम प्रोडक्शन लास्टेड। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो था अब इनके बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में और फार्मर्स के, पीजेंट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट ओपियम प्रोडक्शन के ख़त्म होने तक रहा। मतलब कि ओपियम प्रोडक्शन को इस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा ख़त्म किया गया था। तो इस तरीके से बच्चों ये होता है आपका चैप्टर, यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा पीजेंट्स एंड फार्मर्स वाला चैप्टर। एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स पढ़े हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे इंग्लैंड में मॉडर्न एग्रीकल्चर का उदय हुआ या सामने आया। फिर हमने ओपन फील्ड सिस्टम, कॉमन्स के लिए पढ़ा था। फिर हमने डिमांड फॉर ग्रेन की डिमांड पढ़ी थी। फिर एज ऑफ एनक्लोजर्स पढ़ा था हमने। फिर जो पुअर थे उनका क्या हुआ था ये पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा थ्रेशिंग मशीन के बारे में, थ्रेशिंग मशीन कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ। फिर हमने यूएसए के बारे में पढ़ा कि यूएसए का जो लैंडस्केप था वो कैसा था। लोग जो थे वो वहाँ पे वाइट, नॉन वाइट और वाइट लोग थे और उनके बीच में कैसे कैसे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट वर्ल्ड की तरफ एक्सपेंड हुए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि वीट फार्मर्स, वहाँ के वीट फार्मर्स की क्या स्थिति थी, नई टेक्नोलॉजी जो थी उनका कैसे विकास हुआ था। उसके बाद हमने डस्ट बाउल ट्रेजेडी पढ़ा कि कैसे जब वीट ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाने लगा जिसके कारण सॉइल इरोजन हुआ और उसके कारण डस्ट बाउल की ट्रेजेडी हुई। तो ये सब हमने अमेरिका के पर्सपेक्टिव से पढ़ा। उसके बाद हमने इस वीडियो में इंडियन फार्मर्स के बारे में पढ़ा कि इंडियन फार्मर्स को कैसे ओपियम प्रोडक्शन के लिए ज़बरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपियम प्रोडक्शन के लिए उनको फोर्स किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा चाइना के बारे में भी पढ़ा कि चाइना से कैसे कैसे चाय का वो करते थे, चाइना के लोग जो थे वो एडिक्ट हो गए थे। फिर कैसे इंडिया में फिर ये ओपियम जो है चाइना ने जब बंद कर दिया तो कैसे ये ओपियम कहाँ से आना था। फिर इंडियन के जो कल्टीवेटर्स हैं उनको कैसे अनविलिंग कल्टीवेटर्स को मनाया गया कल्टीवेशन के लिए, लेकिन फिर एट लास्ट इन लोगों ने आवाज़ उठाई, कॉन्फ्लिक्ट किया और फिर जा कर के ये जो था ओपियम प्रोडक्शन जो था ये लास्टेड हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया आपको तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस को अगर आप चाहते हैं आने वाली वीडियोस मेरी देखें आप लोग तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।